नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है अपने चैनल थार एजुकेशन चैनल पे। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 8th के लिए चैप्टर फर्स्ट। जी हाँ, साइंस में पहला पार्ट है अपने विज्ञान में 8वीं क्लास, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो 8th क्लास के बच्चे थोड़े से क्या है कि नोट्स वगैरह बनाने में प्रॉब्लम आती है उनको। वो कहते हैं कि सर चैप्टर को बढ़िया सा आप क्या है समझा दो। नोट्स तो हम स्कूल से भी कर लेंगे, कोचिंग से भी कर लेंगे। तो आज मैं आपको चैप्टर को बढ़िया सा समझाने ही आया हूँ, ठीक है। साथ साथ कराऊंगा इंपॉर्टेंट नोट्स, शॉर्ट नोट्स कराऊंगा, ठीक है ना। लेकिन समझ में इतना लॉन्ग आएगा कि आप कहोगे वाह सर बढ़िया है। तो कमेंट में आप अपना जवाब ज़रूर देना। तो आज अपनी जो क्लास 8th के लिए है, क्लास 8th में अपना जो पहला चैप्टर है विज्ञान का, ठीक है, उसका जो नाम है वो है फसल उत्पादन एवं फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। अध्याय 1। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए बढ़िया सा, अपने जो भी भाई बहन है, चाचा के, ताऊ के, बुआ के, उन सबको इस क्लास को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है ना। आगे जो 12 अक्टूबर आने वाला है उसको मैं बहुत बड़ी मैराथन क्लास लेके आने वाला हूँ क्लास 8th और 10th के लिए। आपके अगर भाई बहन 10th में पढ़ रहे हैं तो भी आप उनको इन्फॉर्मेशन दे देना कि भाई 12 जो अक्टूबर आ रहा है उसमें पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट रैपिड रिवीजन के साथ कम से कम 1.5 से 2 घंटे की रिवीजन क्लास होगी। और उसमें उन सभी पॉइंट्स को कवर किया जाएगा जो पिछले 5 सालों में पूछे जा रहे हैं। तो 5 सालों में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हैं और जो आने की संभावना में है, उन सब की अपन क्या है 12 तारीख को चर्चा करेंगे। कम से कम 1.5-2 घंटे की लाइव क्लास रहेगी। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उस क्लास में जुड़े। तो ये इन्फॉर्मेशन वीडियो था क्लास 10th के लिए, आगामी कक्षा के लिए। तो हमारी जो 8th क्लास में कंटिन्यू अभी हो रहे हैं वो है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। देखो बच्चों, हमारा जो भारत देश है ना, वो कृषि पर आधारित है। अगर किसान ही ना रहे तो क्या वजूद है हमारा। समझ रहे हो क्या बात को, कि किसान ने बोया धान को, ठीक है ना, और धान को आज हम खा रहे हैं और उसकी कदर भी नहीं है, तो फिर किसान की मेहनत बेकार है। तो आज हम भले ही किसान नहीं है, मैं तो हूँ, लेकिन हमारे काफ़ी बच्चे ऐसे शहर से बिलोंग कर रहे हैं जो क्या है खेतीबाड़ी का नाम ही सुना है सिर्फ। उनको पता नहीं है कि एक जो आज हम बढ़िया से बढ़िया डिलीशियस भोजन खा रहे हैं वो किस तरीके से उसका जो रॉ मटेरियल है, मतलब गेहूँ, चना, बाजरी, ये सब कैसे बनकर तैयार हो रहे हैं। हमने तो बोरियों में देखा है, लेकिन बोरियों में आया कैसे, ज़मीन से कैसे निकल कर आया है, उसी को आज हम क्या है पढ़ने वाले हैं। तो अन्न की कदर करना हमारा सबका सबसे पहला धर्म है। अन्न है तो अच्छा मन है। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, सबसे पहले तो अपन ये समझेंगे कि फसल कहते किसको है, ठीक है ना। फसल किसको कहते हैं और उसका उत्पादन किस प्रकार होता है और प्रबंधन किस प्रकार का होता है। देखो, फसल उगाना हर किसी को आता है, उगा भी सकता है, लेकिन फसल को प्रबंध करना एक किसान ही कर सकता है ना। फसल को उगाना बड़ी बात नहीं है, उसको समेटना, प्रबंधन करना, बोरियों में डाल के मंडी तक पहुंचाना और हर एक नागरिक तक उसका आना बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। तो सबसे पहले अपन जानते हैं फसल क्या होती है। तो फसल की परिभाषा अपन इधर यहाँ से थोड़ा सा ना डिटेल से पढ़ेंगे बढ़िया सा। यहाँ मैं डाल रहा हूँ फसल। फसल को इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉप। क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं। यानी कि अगर हमने घर में अगर 8-10 पौधे उगा लिए तो क्या वो फसल हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। क्या हमने गार्डन में थोड़े से एरिया में उगा लिए वो फसल थोड़ी ना है। हमने घर में सब्जियां उगा रखी है, बाजरी उगा रखी है और भी पौधे उगा रखे हैं, तो वो फसल नहीं हो सकती। फसल सिर्फ किसान ही
बो सकता है। तो फसल का मतलब ये हो गया कि एक जैसे पौधे, ध्यान से सुनना भाई, एक जैसे पौधों को जब किसी बड़े समतल मैदान में या समतल भूमि पर बड़े स्तर पर उगाया जाता है तो उसको अपन फसल कहता है। यानी एक जैसे पौधे, एक समान पौधों को, एक समान पौधों को समतल सतह पर बड़े स्तर पर उगाना, बड़े स्तर पर उगाना फसल कहलाता है। बड़े स्तर पर उगाना क्या कहलाता है? फसल कहलाता है। यानी कि एक जैसे पौधों को अगर हम समतल सतह पर बड़े स्तर पर उगा रहे हैं तो वो उसे क्या कहेंगे अपन? फसल कहेंगे। ठीक है। जैसे बहुत सारी फसलें हो सकती है ना, गेहूं की, चना, सोयाबीन आदि। यानी भी एक जैसे पौधों को बड़े स्तर पर उगाना क्या कहलाता है? फसल कहलाता है। फसल ऋतु के आधार पर 3 प्रकार की होती है, लेकिन एनसीईआरटी ने क्या किया है कि 8वीं क्लास के अंदर से तीसरी जो फसल थी जायद की फसल, उसको हटा दिया गया है। तो मैं भी आपको जनरल नॉलेज के लिए पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? पढ़नी ज़रूरी है भाई, कोई भी ज्ञान है, ज्ञान लो उतना ही कम है। तो ऋतु के आधार पर अपन इधर क्या लिखेंगे? ऋतु के आधार पर फसलें 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 लिखेंगे अपन खरीफ की फसल, खरीफ फसल। और नंबर 2 लिखेंगे नंबर 1 खरीफ फसल, नंबर 2 लिखेंगे अपन रबी की फसल या रबी फसल। बच्चों खरीफ फसल क्या होती है और रबी फसल क्या होती है ये मैं थोड़ा समझाता हूँ। खरीफ फसल वो फसल होती है जिसको अपन क्या है गर्मियों में उगाते हैं और सर्दियों में जाके उसको काट लेते हैं। गर्मियों में टाइम क्या होना चाहिए? टाइम मानसून कब आता है अपने राजस्थान में? मानसून का टाइम लगभग रहता है तो जून से जुलाई के बीच में रहता है। ठीक है। तो इसको जून से लेकर सितंबर के बीच में अपन इसको तैयार कर लेते हैं। जून में इसको बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर दिवाली के आसपास इन फसलों को निकाल लिया जाता है या काट लिया जाता है। तो लिखते हैं अपन इधर नंबर 1 डाल के खरीफ फसल, खरीफ फसल। इन्हें कब बोया जाता है? ग्रीष्म ऋतु में। ये फसलें ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। ये फसलें ग्रीष्म मतलब गर्मी, ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है तथा मध्य शीत ऋतु, यानी कि अक्टूबर नवंबर में इतनी ठंड नहीं होती है, नॉर्मल ठंड होती है। मध्य शीत ऋतु में इसे काट लिया जाता है। और भारत में सामान्यतः कितना टाइम होता है? भारत में सामान्यतः जून से सितंबर के मध्य,
जून से सितंबर के मध्य यह फसल तैयार होती है। यह फसल तैयार होती है। अब इसमें कौन कौन सी फसलें आने वाली है? इसमें जो फसलें आने वाली है वो पहली आने वाली है धान। धान के बाद अगर बात करें तो वो है अपने कपास। कपास के बाद करें तो वो है अपनी मूंगफली। मूंगफली के बाद बात करें तो वो है बाजरी। बाजरी, ग्वार, मोठ, तिल आदि। यानी ये जो फसलें होती है इनको गर्मियों में बोया जाता है और सर्दियों में काट लिया जाता है। तो ये जो फसलें हैं वो कौन कौन सी है? खरीफ की फसलें हैं। याद रह जाएगा ना? बिल्कुल याद रह जाएगा सर, इतना आराम से पढ़ा रहे हैं, क्यों नहीं रहेगा। दूसरी पढ़ लेते हैं अपन, रबी फसल। रबी फसल। अब देखो अपन क्या आगे सर्दियों में ये काट ली, अब जैसे ही ये फसल काटेंगे तो इसके बाद वापस फसल का टाइम शुरू हो जाएगा। तो अब सर्दियों में बोएंगे और गर्मियों में काटेंगे, ठीक है ना। सर्दियाँ मतलब सितंबर तक तो लगभग इसको टाइम लग गया है ना। सितंबर पूरा ही चला जाता है, कभी कभार 5-10 दिन ऊपर हो जाता है। अब अक्टूबर से मान लेते हैं, तो अक्टूबर से मार्च के बीच में इस फसलों को क्या है, बोया तैयार किया जाता है। तो ये फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती है। शीत ऋतु में, थोड़ा शॉर्ट लिखते हैं, शीत ऋतु में उगाते हैं तथा अक्टूबर मार्च तक यह तैयार हो जाती है। अक्टूबर मार्च तक यह तैयार हो जाती है। जैसे इसमें कौन सी हो जाएगी, गेहूं हो जाएगी, चना हो जाएगी, सोयाबीन हो जाएगी आदि। ये जो फसलें हैं वो कौन सी हैं? रबी की फसलें हैं। तो मैंने दो फसलें आपको कराई है, शीत ऋतु की और ग्रीष्म ऋतु की। सर्दियों में जो काटी जाती है वो खरीफ फसल है, और जो गर्मियों में काटी जाती है वो कौन सी है? रबी फसल है, ठीक है। सर्दियों से गर्मियों तक चलती है वो रबी फसल, और गर्मियों से सर्दियों तक चलती है वो खरीफ फसल। ये जो खरीफ फसल है ये ज़्यादातर क्या है, मॉनसून पर आधारित होती है। मॉनसून मतलब जैसे वर्षा होएगी, राजस्थान में सबसे ज़्यादा गांव वाला प्रदेश है, तो गांव में जैसे ही ज़्यादा बारिश होएगी उतनी ज़्यादा अच्छी फसल होएगी। नहीं तो क्या है, कभी कभार घाटा भी लग सकता है, नफ़ा भी हो सकता है। सारी कंडीशन है, मौसम है, मौसम के मेवे होते हैं। तो ये जो दो फसलें हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया सा करवाया है मैंने। फसल, रबी की फसल और खरीफ की फसल, जल्दी से उतारिए। ओके, मिटा रहा हूँ मैं। वीडियो पे बने रहो, आप एक एक मिनट देख के भाग जाते हो, क्या मतलब है इससे? पूरी वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा। अपने दोस्तों को बताओ, 8th क्लास में बोर्ड में बीच में से क्वेश्चन आते हैं, बाजरी, कपास, मक्का किस प्रकार की फसलें हैं, तो याद नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। अब मैं आपको कराऊंगा, फसल हो गई ना। तीसरी जो फसल मैंने लिखाई नहीं, उस सिलेबस में है नहीं, उसका नाम है जायद की फसल। जायद की फसल क्या है, बीच में आती है मौसम के, जैसे मार्च अप्रैल मई के बीच में जो तरबूजे, खरबूजे, चारा फसलें होती हैं वो सारी की सारी जायद में आती है। तो खरीफ होगी अपने, रबी हो गई अपने। अब अपने बात करते हैं, और सोयाबीन है वो खरीफ की है, ठीक है ना।
सरसों है वो है अपने रबी की है, तो थोड़ा इसको सही कर लेना अपने नोट्स में। सोयाबीन किसकी है? उसकी है, खरीफ की। अब हम पढ़ने वाले हैं कृषि पद्धतियाँ। क्या पढ़ने वाले हैं? कृषि पद्धतियाँ। कृषि पद्धतियाँ। कृषि पद्धतियों का मतलब यह होता है कि किसान जो काम करता है धान बोने से लेके बोरी में डालने तक, वो सारे काम कृषि पद्धतियों के अंदर आते हैं। वो क्रियाकलाप है ना। तो कृषि पद्धतियों के अंदर अपन क्या लिखेंगे कि वो सभी क्रियाकलाप जो क्या है फसल को तैयार करने के लिए अपने किसान करता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? कृषि पद्धतियाँ। फसल उगाने के लिए किसान जो क्रियाकलाप करता है, लिख लो, फसल उगाने हेतु या उगाने के लिए किसान जो क्रियाकलाप करता है। क्रियाकलाप मतलब मेहनत, काम है ना। जमीन को खोदना, उसमें धान उगाना, फिर उसमें से निनाण निकालना, खरपतवार निकालना, समय समय पर पानी देना, जानवरों से बचाना, ट्रैक्टर ला के उसका कचरा अलग करना, धान अलग करना, पूरी मेहनत, फिर उसको कहते हैं क्रियाकलाप। जो क्रियाकलाप करता है उसे क्या कहते हैं? कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। उसे कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। सबसे पहले किसान क्या करेगा भाई? ढंग की मिट्टी होगी तो ही काम करेगा। तो सबसे पहले जो किसान काम करेगा वो करेगा मिट्टी तैयार करना। मैं इधर पॉइंट लिखा रहा हूँ, अपन डिटेलिंग बाद में पढ़ेंगे एक एक की। मिट्टी तैयार करना। मिट्टी को तैयार कैसे करेगा भाई? उसको कोई मेकअप थोड़ी करेगा मिट्टी को। मिट्टी तैयार का मतलब है कि एक साल से जो जमी हुई मिट्टी है, उस मिट्टी को क्या है ट्रैक्टर चला के, कुदाली से, हल से या फिर हेरे तोई से क्या करेगा? उस मिट्टी को पोला करेगा। पोला करने से क्या होगा? मिट्टी के अंदर जो क्षमता है वो एक्टिव हो जाएगी। जैसे ही उसके अंदर धान जाएगा, धान मुलायम रहेगा, सॉफ्ट रहेगा और आराम से क्या है उसको ऑक्सीजन, ह्यूमस वगैरह, खनिज, लवण जो भी है वो सारे उसको मिलते रहेंगे। तो पोले होगी तभी तो काम हो पाएगा ना। सीधी हार्ड मिट्टी में डाल दिया धान, धान सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो सबसे पहले किसान क्या करेगा? मिट्टी तैयार करेगा, मिट्टी को पोला करेगा। तैयार करना मतलब मिट्टी को उलट पुलट करेगा, ट्रैक्टर चलाएगा उसमें बिना धान के ट्रैक्टर चलाएगा। तो ट्रैक्टर चलाने से मिट्टी क्या हो जाएगी? पोली हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, उबड़ खाबड़ जो है वो एकदम सही हो जाएंगे। जो भी घास फूस कचरा वगैरह उगा हुआ है साल का, वो सारा सही हो जाएगा। और जो भी पत्थर कंकड़ वगैरह है वो सारे ऊपर नीचे होकर मिट्टी एकदम क्या हो जाएगी? रुई की तरह एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। यानी वो अब तैयार है बीज को अंदर लेने के लिए। तो सबसे पहला जो काम रहेगा किसान का वो रहेगा मिट्टी तैयार करना। ठीक है, अब मिट्टी तैयार कर ली। मिट्टी तैयार करने के बाद क्या करेगा बताओ भाई? हैं? मिट्टी को ऐसे ही थोड़ी छोड़ देगा, मिट्टी के अंदर बीज डालेगा। बीज डालने का मतलब क्या हो गया? बुआई करेगा वो। बीज डालने का मतलब क्या करेगा वो? बुआई करेगा। यानी बीजों को क्या करेगा? बोएगा। बोएगा कैसे? हाथों से थोड़ी बोएगा। पहले तो हल होते थे, ऊंट या बैल के पीछे या फिर घोड़े के पीछे हल जोतते थे। उसमें किसान बेचारा 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने लगे रहते थे, है ना। 6 महीने का मतलब ये नहीं है कि कंटिन्यू 2 फसलें भी होती रहती है साथ साथ। तो महीना भर तो कंटिन्यू लगता ही लगता था किसान को, ऊंट से अगर खेत बार है तो। बुआई करती क्या? पहला काम क्या किया आपने? मिट्टी तैयार की। दूसरा अपन ने काम क्या कर दिया? बुआई कर दिया। तीसरा, अब बुआई करने से वो जो धान उगा है उस धान को ताकत तो देनी पड़ेगी ना। ताकत मतलब जैसे हमें खाने के लिए बढ़िया प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण की जरूरत पड़ती है, वैसे ही मिट्टी को जरूरत पड़ेगी। तो मिट्टी को अपन अलग से कैसे देंगे? मिट्टी को अपन देंगे खाद। खाद या उर्वरक मिलाना।
खाद या उर्वरक मिलाना, यानी ये जो हमारी जो कच्ची फसल तैयार होगी, छोटे छोटे पौधे बाहर आ गए हैं, पूरी तरफ जो बंजर भूमि थी उसको हमने पोला किया, बुआई किया, अब चारों ओर हरियाली हरियाली छाई हुई है, पूरा खेत एकदम रोशन हो रहा है, जगमगा रहा है, उसकी जो रौनक है वो वापस लौट आई है। तो उस खेत में अब क्या करेंगे अपन, उस फसल को और ज़्यादा ताकतवर करने के लिए हम उसके अंदर क्या मिलाएंगे, खाद या उर्वरक। खाद है वो गोबर से बनाई जाती है, घरों में बनाई जा सकती है, गाय पशु इनसे बनाई जा सकती है, सड़े गले पत्तों से बनाई जा सकती है। ये कोई नुकसानदायक नहीं है, फ़ायदेमंद ही है। इसके अंदर ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है, पानी को कंट्रोल करने की यानी कैपेसिटी इसकी ज़्यादा होती है, और इसका कोई रासायनिक दुरुपयोग नहीं है, अच्छी है, खाद है, घरों में बनाई जाती है, और ये प्राकृतिक है और नेचुरल भी अच्छी है। उर्वरक फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है, जहर है एक तरीके का, जिसको अपन यूरिया वगैरह ऐसे बोलते हैं, स्प्रे करते हैं। ये उर्वरक मिलाने से क्या होगा, फसल में जान तो आ जाएगी, लेकिन वो जान धीरे धीरे जानलेवा होने लग जाएगी। यानी अगर हम कंटिन्यू 8-10 फसलें कर रहे हैं तो वो मिट्टी क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। उसके अंदर जो क्षमता है, उर्वरक क्षमता, उपजाऊ की क्षमता, वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और फसल भी वो कैसी होगी, जहरीली फसल होगी। तो आज हमारा ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे बहुत ज़्यादा उर्वरक का उपयोग हो रहा है, तो वहाँ से जो भयंकर बड़ी बीमारी है, कैंसर जैसी बीमारियाँ, वो भी वहीं से उत्पन्न हो रही है। तो जितना ज़्यादा इंसान लालच करेगा भुगतना तो पड़ेगा, तय है। प्रकृति के साथ आप खेलोगे, प्रकृति तो आपको जवाब देगी ही देगी, है ना। तो उर्वरक ज़्यादा मिलाओगे तो एक बार फसल ज़्यादा बोरियां भरने से क्या हो जाएगा, पैसे ज़्यादा आ जाएंगे, लेकिन हमारी हेल्थ से ज़्यादा पैसे थोड़ी ना मैटर करते हैं। अगर हेल्थ अच्छी है तो पैसे तो कैसे किसी भी तरीके से कमाए जा सकते हैं। किसानों को भी लालच नहीं करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरक वगैरह नहीं छिड़कना चाहिए, क्योंकि उनके लिए तो सेहत ख़राब हो रही है। जो धान वगैरह खा रहे हैं, आज बीमारी चारों ओर फैल रही है। तो उर्वरक है फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है, ये जहर होता है, धीरे धीरे मिट्टी को बंजर कर देता है, पादपों की क्षमता है वो धीरे धीरे ख़राब होने लग जाती है, और अंदर जो उपजाऊपन है वो ख़त्म होने लग जाता है। तो पहला पॉइंट अपन ने कहा था मिट्टी को पोला करना, तैयार करना, उसके बाद उसमें धान बो दिया, बुआई कर दी, धान पौधा आ गए ऊपर, उसके ऊपर अपन ने क्या है, जहर या खाद वगैरह छिड़क दी है। अब जो हमारा काम रहेगा वो पानी देना। हम खाना खाते जा रहे हैं, पानी पी ही नहीं रहे, तो वो खाना पचेगा थोड़ी ना। उस खाने को पचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को प्रॉपर पानी पीना पड़ेगा। एक संतुलित डाइट के बाद क्या करना पड़ता है, पानी पीना पड़ता है। तो अपन इसको भी क्या पिलाएंगे, पानी पिलाएंगे। पादप सजीव का हिस्सा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि पादप बोलते नहीं है, बहुत ज़्यादा बोल देते हैं ये जब अपने पे आ जाते हैं। तो चौथा अपने को काम क्या रहेगा, सिंचाई। सिंचाई का मतलब क्या होता है, सिंचाई एक निश्चित समय के बाद पादपों को जल देना, निश्चित समय के बाद खेतों में पानी देना या फसलों को पानी देना सिंचाई कहलाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, निश्चित समय के बाद। ऐसा नहीं आप एनी टाइम पानी चालू रखो, फसल बर्बाद हो जाएगी। तो क्या करेंगे, एक निश्चित समय होता है, मतलब कि 5 दिन 10 दिन, है ना, उसके बाद ही फसल को पानी दिया जाता है। कभी कभी कंटिन्यू दिया जाता है, कभी कभी बीच में गैप दिया जाता है। सिंचाई भी हमारे भारत में एक जैसी नहीं है, कहीं नदी नालों से होती है, कहीं स्प्रिंकलर फव्वारे से होती है, कहीं ड्रिप तंत्र से होती है, ठीक है ना, कहीं मानसून तो है ही। तो सिंचाई अपने 2 तरीके से होती है, सिंचाई 2 तरीके से। एक तो अपना है ड्रिप तंत्र, और दूसरा है अपना छिड़काव तंत्र में क्या होता है, पौधे लगे होते हैं, ठीक है ना, ऐसे ये मेन पाइप से जुड़े होते हैं, ये पौधे लगे होते, ये फव्वारे लगे होते हैं, और इन फव्वारों से क्या निकलता है, पानी निकलता रहता है। पानी बहुत दूर तक इतना कवर करता है, इधर से और इधर से। तो जैसे जैसे ये फव्वारा चलता रहता है तो पौधे को ऐसा लग रहा है जैसे उस पर क्या हो रही है, बारिश हो रही है ना। एक तरह की आर्टिफिशियल या फिर कृत्रिम वर्षा होती है। पादपों को ऐसा लगता है, अपने को तो पता ही है फव्वारा चल रहा है, ठीक है ना। तो फव्वारों से ये इतना है कि ठीक है, पानी वेस्ट नहीं जाता, बूंद बूंद। ये जो ड्रिप तंत्र है ये अपने बूंद बूंद विधि है। ये कौन सी है, बूंद बूंद, और ये है फव्वारा। बूंद बूंद कैसे है, जैसे मान लो ये खेत है,
और खेत के अंदर क्या है, अलग भूमिगत ऐसे पाइप बिछा रखे हैं अलग अलग, और इन पाइपों में क्या रखा, छेद कर रखा है। इन पाइपों में क्या होता है, छेद किया होता है। इन छेद से क्या है, पानी लीक होता रहता है, जड़ों में जाता है डायरेक्ट पानी। तो वैसे देखें तो बेस्ट यही है, क्योंकि इसमें पानी वेस्ट बहुत कम होता है, पादपों की जड़ों तक जाता है। इसमें क्या हो रहा है, साइड का एरिया भी तो वेस्ट हो रहा है ना। जैसे मान लो कि मेरा खेत इतना ही है और मेरा फव्वारा यहाँ लगा हुआ है, तो इधर का एरिया पूरा का पूरा क्या है, पानी से भीग रहा है, तो वो पानी वेस्ट जा रहा है। इधर से भी पानी का एरिया भीग रहा है, तो वो पानी वेस्ट जा रहा है। लेकिन ये थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी और ज़्यादा चलन में है और पानी जल्दी दिया जा सकता है। आजकल क्या है, सुपर फास्ट ट्रेन बने हुए अपन, सब काम जल्दी चाहिए, भले ही वो नुकसानदायक हो कैसा ही हो, लेकिन काम अपने को क्या करना है, जल्दी करना है। तो जब सारे कर रहे हैं तो अपन ही कर लो। ड्रिप तंत्र मतलब बूंद बूंद छिड़काव तंत्र, मतलब फव्वारा सिस्टम होता है। सिंचाई कर दी अपन ने, खाद डाल दी, बो दिया, ज़मीन पोला कर दी। अब अपने को क्या करना है, अब क्या करना है, फसल तैयार हो गई है, फसल के साथ कुछ ऐसे पौधे उगे हैं जो हमारे काम के नहीं हैं और वो पानी पी रहे हैं। यानी कि जैसे मान लो कि अपने कोई बीमार हो जाते हैं और अपन ढंग से खाना नहीं खा पाते, या फिर ऐसा समझो कि फसल के साथ ऐसा कचरा उग गया है, जिसको पानी दे रहे हैं वो पानी खुद पी रहा है और फसल को बेचारी को कमज़ोर करते जा रहा है, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं अपन खरपतवार। पांचवा जो पॉइंट रह जाएगा वो अपना क्या रहेगा, खरपतवार रहेगा। खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार जानते हो बच्चों क्या होता है? खरपतवार एक अवांछित फसल होती है जो काम की नहीं होती, जिसको बोलते हैं सेवण घास, ऐसे कुछ। तो पांचवा अपना पॉइंट रहेगा वो रहेगा खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार से सुरक्षा। ट्यूबवेल वाले किसान क्या करते हैं कि जैसे ही मतलब मूंगफली की फसल या कोई भी फसल उगाते हैं, तो कुछ समय बाद उस पर डायरेक्ट क्या है, स्प्रे करवा देते हैं खरपतवार से सुरक्षा ऐसे केमिकलों का, जिससे क्या है कि वो पौधे उगने से पहले ही ज़मीन के अंदर ही क्या हो जाते हैं, वो सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। लेकिन अपन मानसून आधारित, अपन वर्षा जल का इंतज़ार कर रहे हैं, तो इतनी अपने पास सुविधा नहीं है। तो अपने वाले किसान क्या करते हैं, जो बारिश का इंतज़ार करते हैं, वो बाद में खरपतवार सुरक्षा हेतु कुछ केमिकल स्प्रे करवाते हैं, यानी इसको बोलते हैं अपना स्प्रे करते हैं। तो खरपतवार से सुरक्षा एक तो केमिकल के थ्रू हो सकती है, दूसरा अपन इसको खोद कर निकालते हैं। ज़्यादातर गाँवों में क्या होता है, खोद खोद कर निकालते हैं, लेबर लगी रहती है पूरे पूरे दिन। इसको बोलते हैं निनाण, ठीक है, निनाण करने जाओ। निनाण का टाइम आ जाता है ना, तो सारे मजदूर, मल्लू, कंवारे, पनाए हुए, लेडीज़, महिलाएं, बच्चे सारे निनाण में लगे रहते हैं, निनाण कर रहे हैं, ठीक है। तो निनाण करना मतलब गेहूं के साथ जो उगे हुए या फसल के साथ जो उगे हुए अवांछित पौधे हैं, उनको अपन खरपतवार बोलते हैं, उनको बाहर निकालना। जैसे ही बाहर निकालेंगे फसल क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, जो पानी मिनरल वगैरह होगा वो सारा का सारा फसल को मिलेगा। तो पांचवा पॉइंट अपना हो गया खरपतवार से सुरक्षा, ठीक है बच्चों। खरपतवार कर दी, फसल अब एकदम तैयार है, हष्ट पुष्ट है, कोई भी रोग नहीं है, एकदम ताज़ी है, सुरक्षित है, मजबूत है। अब लास्ट में क्या कर दो भाई, टाइम आ गया है, बहुत महीने, 2-3 महीने अपन ने खर्च कर दिए ऐसे करते करते, कि भाई सबसे पहले तो मिट्टी तैयार की, फिर बुआई करने। ऐसा तो है नहीं कि आज धान हो गया और दूसरे दिन बाहर निकल गया, कुछ दिन लेगा, कुछ दिन लेने के बाद उस पर अपन क्या करेंगे, खाद छिड़केंगे। खाद छिड़क रहे हैं साथ साथ, ऐसा नहीं है कि सिंचाई बाद में देंगे, सिंचाई तो कंटिन्यू चलती रहती है, लेकिन एक प्रोसेस बताया मैंने आपको। अब ऐसा नहीं है कि सूखी ज़मीन में आपने धान बो दिया और धान उग रहा है, नहीं। जब मिट्टी पौली करते हैं ना, उससे पहले भी ज़मीन को गीला किया जाता है। कहते हैं ना कि किसान जब बारिश होती है उसके बाद खेत बोने जाता है, तो यहाँ पे भी बारिश अपने को करवानी पड़ेगी, सिंचाई तो पहले ही देनी पड़ेगी। लेकिन जो पादपों को उगने के बाद जो पानी मिलता है ना, उसको अपन सिंचाई बोलते हैं। पानी तो पहले ही देना पड़ता है। तो मैं से विलम्ब मत रह जाना कि भाई पहले सूखी फसल है, सूखी मिट्टी में बो दिया, उसके बाद पानी देंगे, कैसे उगेगा पौधा। लास्ट में भाई पूरी पक्की है फसल, इसको काट दो। काट दो मतलब कटाई कर दो। कटाई करने में भी ऐसा नहीं है कि पूरी फसल को एक दिन में काट दोगे, 5-5, 7-7 दिन लगते हैं, लेबर लगती है बहुत ज़्यादा। वो सारे मिलके फसल को क्या करते हैं,
काटते हैं, काट कर इकट्ठा करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं खड़ा बोलते हैं। खड़ा खेती करने जाते हैं ना, तो खड़ा एक जगह इकट्ठा किया जाता है, फिर उसके पास ट्रैक्टर लाया जाता है और ट्रैक्टर ला के थ्रेशर बोलते हैं उसको। उस थ्रेशर के अंदर जैसे ही धान डालते रहते हैं तो थ्रेशर क्या करता है, धान को अलग कर देता है, दाने को अलग कर देता है। उसको अपन बोलते हैं थ्रेशिंग या फटकना विधि। तो थ्रेशर तो अब आए हैं वर्तमान युग में। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले कौन से थ्रेशर थे? तो थ्रेशर से पहले क्या होता था, फटकना होता था। किसान हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, ऊँट हो गया, इनको फसल पे चारों ओर क्या करते, घुमाते, जिससे क्या है फली के अंदर से दाना बाहर आ जाता। फिर किसान उसको क्या है अच्छी हवा के साथ देख के फटकता इसको, तो हवा से हल्के कण आगे चले जाते और धान क्या होता पीछे बच जाता। तो इतना टाइम है नहीं अपने को, तो टाइम की तो कदर करनी है, इसीलिए थ्रेशर बुला रहे हैं। भले ही वो 1000-2000 रुपये घंटा ले रहा है, लेकिन क्या करें, अपने को तो फसल जल्दी से जल्दी निकालनी है, ठीक है ना, दूसरी फसल भी तो बोनी है। तो फसल को अपन ने काट दिया, काटने के बाद वो सारी एक जगह इकट्ठा हो गई। इकट्ठा होने के बाद उसको अपन ने थ्रेशिंग कर दिया। थ्रेशिंग मतलब दाने को और कचरे को अलग कर दिया। अब काटने के बाद क्या है, बोरियों में इकट्ठा कर दो। इकट्ठा करने का मतलब उसका भंडारण कर दो। अब ऐसा तो है नहीं कि किसान आज थ्रेशर से निकाला है धान दूसरे दिन बेच देगा, नहीं, वो अच्छे भाव देखेगा। भाई उसने मेहनत की है, लाखों रुपए फसल पे इन्वेस्ट किए हैं, मज़दूरों को दिए हैं, ट्रैक्टर वालों को दिए हैं, बीज वालों को दिए हैं, स्प्रे वालों को दिए हैं, और खुद भी तो खर्चा खाया है, खुद की मेहनत है, वो सब एक फसल में ही तो निकालेगा वो। तो इसके लिए क्या करेगा, वो भाव देखेगा पहले बढ़िया सा कि भाई मंडी में क्या भाव चल रहे हैं। लेकिन मजबूरी में ऐसा होता है कि कभी कभार